नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इंडियन रेलवेज की 2026 की ग्रुप डी भर्ती के बारे में। ये एक बहुत ही बड़ा मौका है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे सीधे इसके हर पहलू को समझते हैं कि आखिर ये हर कैंडिडेट के लिए इतना खास क्यों है। सबसे पहले तो इस मौके का साइज देखिए। एक हालिया अपडेट के हिसाब से वैकेंसीज बढ़ के हो गई हैं 22,195। सोचकर देखिए, ये सिर्फ एक रिक्रूटमेंट ड्राइव नहीं है, ये हजारों लोगों के लिए अपना करियर पूरी तरह से बदलने का एक सुनहरा मौका है। और बात सिर्फ जॉब्स की गिनती की नहीं है। जो आने वाला 8th पे कमीशन है, उसके लागू होने के बाद ग्रुप डी की शुरुआती सैलरी लगभग 55,000 रुपए तक जा सकती है। मतलब एक स्टेबल और सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर की शुरुआत करने का ये एक सॉलिड मौका है। तो आज हम इस पूरे प्रोसेस के हर स्टेप को डिटेल में देखेंगे। हम बात करेंगे 2026 ग्रुप डी अपॉर्चुनिटी की, फिर एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन प्रोसेस पर चलेंगे। उसके बाद 4 स्टेप वाले सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे। ग्रुप डी की अलग अलग पोस्ट कौन सी हैं, जोन कैसे चुनना है और आखिर में सक्सेस का रास्ता क्या है, ये सब कुछ, ताकि तैयारी के लिए एक बिल्कुल क्लियर प्लान तैयार हो सके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस भर्ती की बिल्कुल बेसिक बातों से। आखिर क्या है जो सबको पता होना ही चाहिए? एक चीज जो क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि ये लेवल 1 की पोस्ट्स हैं और इनकी भर्ती आरआरबी नहीं बल्कि आरआरसी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल करता है। छोटा सा डिटेल है पर बहुत जरूरी है इसे याद रखना। ये डेट्स अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन 31 जनवरी से शुरू होकर 2 मार्च तक चलेंगे। और एक सलाह है, आखिरी मिनट का इंतजार बिल्कुल मत करना। सर्वर इश्यूज से बचने और टेंशन फ्री रहने के लिए जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर देना। चलिए अब देखते हैं कि इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है और क्या-क्या चीजें तैयार रखनी होंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी आसान है। सिर्फ 10वीं पास या आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 33 साल है। और हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए अच्छा खासा एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। इस जॉब को पाने के लिए एक मल्टी स्टेट सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में कौन कौन से पड़ाव आते हैं। बेसिकली 4 मेन स्टेजेस हैं। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी, फिर आएगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट या पीईटी, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डीवी और आखिर में मेडिकल फिटनेस टेस्ट। हर स्टेज आपको फाइनल सिलेक्शन के एक कदम और पास ले जाता है। और यहाँ आती है सबसे ज़रूरी बात, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी के स्कोर पर बनती है। बाकी सारे स्टेजेस जैसे फिजिकल टेस्ट वो सिर्फ क्वालिफाइंग हैं, मतलब उन्हें बस पास करना है। इसलिए पूरा फोकस सीबीटी पर ही होना चाहिए। यही गेम चेंजर है। तो आइए सीबीटी के एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। देखिए, 100 सवाल होंगे और टाइम मिलेगा 90 मिनट। साफ दिख रहा है कि रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा है, तो इस पर तो खास ध्यान देना ही होगा। और याद रखिए, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। इसका मतलब साफ है, एक्यूरेसी और स्पीड के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या आंसर करना है, बल्कि इस बारे में भी है कि कौन सा सवाल छोड़ना है। एक बार सीबीटी क्लियर हो गया तो अगला पड़ाव है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ क्वालिफाइंग है, नंबर नहीं जुड़ते, लेकिन इसको हल्के में नहीं ले सकते। इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं, तो मेक श्योर कि आपको अपने लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो पता हो। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन अलग अलग पोस्ट्स की जो ग्रुप डी के अंडर आती हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि फॉर्म भरते वक्त अपनी प्रेफरेंस अक्लमंदी से चुन सकें। तो ये कुछ मेन पोस्ट्स हैं। जैसे ट्रैक मेंटेनर का काम काफ़ी फिजिकल होता है, फील्ड वर्क है। वहीं असिस्टेंट पॉइंट्समैन के लिए A2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, मतलब आंखें एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। इसलिए अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ और मेडिकल फिटनेस के हिसाब से ही अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरना सही रहता है। खासकर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये जो प्रेफरेंस ऑर्डर है, ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। पोस्ट्स जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट एक स्टेबल और प्रिडिक्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट देती हैं, जो काफ़ी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। अब आते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन पर, सही रेलवे जोन चुनना। बिलीव मी, ये एक ऐसा फैसला है जो सिलेक्शन के चांसेस को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है।
पिछले सालों के कट ऑफ्स को देखें तो कुछ जोन्स को हम डेंजर जोन्स बोल सकते हैं, जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। दूसरी तरफ सिकंदराबाद और चेन्नई जैसे सेफ जोन्स भी हैं, जहां कट ऑफ आमतौर पर थोड़ा नीचे रहता है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करना एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे सकता है। इससे एक क्लियर टारगेट मिल जाता है। अगर आप एक डेंजर जोन से अप्लाई कर रहे हैं तो मन में 75 प्लस का टारगेट लेकर चलिए। वहीं अगर सेफ जोन में है तो 68 से 72 के बीच का स्कोर आपको एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में ला सकता है। ये एक तरह से तैयारी के लिए रोड मैप है। और कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल कैंडिडेट्स को 75 प्लस का एम करना चाहिए। ओबीसी के लिए ये टारगेट 70 प्लस है और ईडब्ल्यूएस के लिए 65 प्लस। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये स्कोर लगभग 63 और 58 के आसपास रहता है। ये टारगेट्स आपकी तैयारी को एक डायरेक्शन देते हैं। तो चलिए अब आखिर में सक्सेस के लिए कुछ की पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। ये वो चीजें हैं जिनको हमेशा ध्यान में रखना है। इसको आप अपनी सक्सेस चेकलिस्ट समझ सकते हैं। सबसे पहले अप्लाई करने से पहले अपना मेडिकल स्टैंडर्ड जरूर चेक करवा लीजिए। फॉर्म में कोई गलती ना हो, इसका पूरा ध्यान रखें। पढ़ाई में रीजनिंग और जनरल साइंस को प्रायोरिटी दें और हाँ, मैथ्स और रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी का एम रखें। यही वो चीज़ है जो भीड़ से अलग करेगी। अल्टीमेटली बात घूम फिर कर वहीं आती है कि मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, इन 3 सब्जेक्ट्स में मास्टरी ही सक्सेस का फाउंडेशन है। यही वो एरियाज हैं जहां आप आगे निकल सकते हैं और अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। तो देखिए, 22,000 से ज्यादा पोस्ट्स, मौका बहुत बड़ा है। असली सवाल अब ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। एक सही प्लान, डेडिकेशन और कड़ी मेहनत से इस मौके को हकीकत में बदला जा सकता है। अब सोचिए, आपका प्लान क्या होगा?